हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। उद्देशिका जिसे हम आज प्रस्तावना के नाम से प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं, उसमें हम मुख्य रूप से ये जानेंगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न उठते हैं, ये क्या है। नॉर्मली हमें प्रश्नों के बारे में जानना है, हमें देखना है कि कहाँ से प्रश्न उठते हैं और कहाँ कहाँ से कितने हार्ड लेवल के प्रश्न हम प्रियम्बल से उठा सकते हैं। पहला जो प्रियम्बल है, सबसे इजी क्वेश्चन यदि हम देखें तो इजी क्वेश्चन में 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि प्रियम्बल जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं उसको किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया था। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन के तहत कब संशोधन किया गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न अक्सर ये आता है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द संशोधन के तहत जोड़े गए। ठीक है। चौथा प्रश्न ये आता है कि ये मैं सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ही इजी से इजी लेवल के जिसे क्वेश्चन कहते हैं, वो ये क्वेश्चन है कि ये कब प्रस्तुत की गई, किसने प्रस्तुत की, इसमें संशोधन क्या करा गया। ठीक है, और कौन कौन से शब्द इसमें जोड़े गए, और सबसे लास्ट चीज कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, ये है नॉर्मल क्वेश्चन प्रस्तावना से संबंधित। अब यदि हम देखें कि प्रस्तावना से थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं कि पीसीएस में आते हैं या फिर आप यूपीएससी के लेवल को आप कह सकते हो कि प्रस्तावना में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं प्रस्तावना से, तो कैसे प्रश्न आएंगे। नॉर्मली यदि हम देखते हैं पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना को जब प्रस्तुत किया गया वो कौन सी बैठक थी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना को प्रस्तुत किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, दूसरा प्रश्न से आता है अंदर डीप जाके कि प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया। ओके, तो प्रस्तावना को जो प्रस्तुत किया गया, ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और 13 दिसंबर को जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, जिसको बाद में लगभग एक साल बाद 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये डेट याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, क्या है कि प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, कब प्रस्तुत किया गया, ये प्रस्तुत किया गया थर्ड सिटिंग में। ठीक है, कब थी ये, 13 दिसंबर 1946। ओके, अब आता है दूसरा प्रश्न। 13 दिसंबर 1946 कौन सी सिटिंग थी, थर्ड सिटिंग थी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है ये आता है कि प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, थर्ड सिटिंग में प्रस्तुत किया गया, इसे कब स्वीकार किया गया। ठीक है, प्रस्तावना को प्रस्तुत किया, अब स्वीकार भी तो किया जाएगा संविधान सभा द्वारा, तो स्वीकार किया गया 22 जनवरी, लगभग एक साल बाद 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसे स्वीकार कर लिया गया। अब ये आता है प्रश्न नॉर्मली। ओके, इसके बाद यदि हम आगे देखेंगे तो दूसरा प्रश्न ये होता है कि संविधान को संशोधित कब किया गया। ठीक है, तो नॉर्मली प्रश्न ये है कि संविधान को संशोधित जो किया गया वो 42वें संविधान संशोधन तहत किया गया। ठीक है, संशोधन कब किया गया, इसमें संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1976 में किया गया था। ये क्या क्या ऐड किए गए थे, क्या क्या शब्द ऐड किए गए थे, तो इसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे, समाजवाद। ठीक है, पहला समाजवाद, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष। ओके, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द ऐड किया गया था इसमें आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और सेकुलर और संप्रभुता। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के शब्दों को इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, संप्रभुता कह रहा, अखंडता शब्द को इसमें ऐड किया गया था।
ठीक है, ये 3 शब्द को इसमें ऐड किया गया था। नॉर्मली पीसीएस में एक क्वेश्चन भी आता है कि संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्दों को सम्मिलित किया गया। तो नॉर्मली इसमें ऑप्शन ये था कि 1 शब्द को, 2 शब्द को, 3 को, 4 को। तो उसमें ऑप्शन जो था उसमें 4 शब्दों को करेक्ट आंसर था। कितने शब्दों का था? 4 शब्दों का था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक समाजवाद, एक पंथनिरपेक्ष और यहाँ पर जो अखंडता शब्द है ना, इसमें और भी आया था। ठीक है, चौथा शब्द में क्या था? और अखंडता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम अखंडता की बात करते हैं तो वहां पर हम बंधुत्व की बात करते हैं। किस प्रकार की बंधुत्व? व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, वहां पर राष्ट्र की एकता पहले से शब्द था और अखंडता शब्द जोड़ने थे, 2 शब्द जोड़ने थे। तो यहाँ पर इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 शब्दों को ऐड किया गया था। तो यूपीपीसीएस ने इसमें आंसर जो माना था वो 4 शब्द माना था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं, तो ये देखते हैं कि संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें कितने तत्व पाए जाते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें कुछ उसके पार्ट किए गए हैं। उसके पार्ट 4 प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार में क्या क्या है? सबसे पहले है कि उसकी, यदि हम प्रस्तावना की बात करें, कि प्रस्तावनाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है, प्रस्तावना का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो प्रस्तावना का वर्गीकरण या प्रस्तावना को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। 4 तत्व हैं उसके। पहला है उसका प्रस्तावना, पहला है शक्ति का स्रोत, प्रस्तावना के तत्व। ठीक है, पहला क्या है? शक्ति का स्रोत क्या है? तो शक्ति का स्रोत, जैसे कि प्रस्तावना को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर यही लाइन लिखी होती है, हम भारत के लोग, भारत को। और जब हम इसमें लास्ट में आएंगे तो ये आता है कि इस संविधान सभा द्वारा संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो हम कौन अंगीकृत कर रहा है, कौन अधिनियमित कर रहा है, कौन आत्मर्पित कर रहा है, किसको पावर है? हम भारत के लोगों को। तो शक्ति का स्रोत कौन हुआ? हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना के तहत संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? संसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, भारत के लोग हैं। तो यहाँ पर शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आता रहता है और ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें दूसरी चीज, भारत की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है? ठीक है, भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति है आपकी SSPL, इसे कह सकते हो आप। S फॉर सोवरेन है, कैसी है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, L फॉर सोवरेन, सेक्युलर और पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, कैसी है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक है, पंथनिरपेक्ष है और समाजवादी है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, आपका समाजवाद पहले आता, सॉरी, तो यहाँ पर आप खुद ही एडिट कर लेना। आपका सोवरेन, संपूर्ण प्रभु संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो भारत की प्रगति यहाँ पर दूसरा तत्व आता है। तीसरे तत्व की यदि हम बात करें कि तीसरा तत्व कैसा है कि तीसरा तत्व है इसके उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य न्याय। ठीक है दोस्तों, न्याय। कैसा न्याय? आर्थिक, राजनीतिक और लास्ट में आपका सामाजिक। ठीक है, इस प्रकार का न्याय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय तथा इसके अलावा समता, इसे बाद में लिखेंगे। स्वतंत्रता लिखो पहले, स्वतंत्रता। किस प्रकार की स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना, ये स्वतंत्रता की बात करता है।
तीसरी चीज है समता, काय की समता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता। ठीक है, कैसी समता की बात करता है? अवसर, अवसर और प्रतिष्ठा की समता। ठीक है, नेक्स्ट है बंधुत्व। बंधुत्व कैसा बंधुत्व? भाई भतीजा भाईवाद कैसा भाईवाद? ब्रदरहुड कैसा ब्रदरहुड? बंधुत्व कैसा? राष्ट्र व्यक्ति गरिमा वाला। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा प्लस राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस प्रकार का बंधुत्ववाद। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है उद्देश्य करके उद्देश्य। ठीक है, पहली चीज क्या बताई थी मैंने इसमें? पहली चीज बताई थी उद्देश्य करके, जो हम तत्व बता रहे हैं उद्देश्य के तत्व में जो पहली चीज बताई थी हमने शक्ति का स्रोत। दूसरी चीज बताई है हमने कि जो तत्व है, दूसरी चीज बताई है हमने इसमें जो पहला हो गया शक्ति का स्रोत, दूसरा हो गया बात की प्रकृति, तीसरा हो गया इसके उद्देश्य। और लास्ट में इसमें जो होता है हमारा, लास्ट में यहाँ पर अगर हम देखें तो लागू होने की तिथि। ठीक है दोस्तों, लागू होने की तिथि क्या है? आप सबको पता है 26 नवंबर 1949 इसकी लागू होने की तिथि है। तो उद्देश्य में हमारे ये सब हैं। ठीक है, 4 तत्व पाए जाते हैं। यदि हम उद्देश्य के प्रस्तावना की बात करते हैं तो उसमें साफ साफ दे रखा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक धनराज्य बनाने के लिए इसके लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसके बाद आता है अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, विचार, ठीक है, धर्म और की स्वतंत्रता तथा फिर समता की बात करता है व्यक्ति अवसर तथा प्रतिष्ठा की क्षमता तथा वे प्राप्त करने के लिए। फिर करता है ये आपकी बंधुत्व की बात। बंधुत्व किस प्रकार का बंधुत्व? कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता वाला बंधुत्व को बढ़ाने के लिए आज एतद्वार होके इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी प्रस्तावना है। यहाँ पर प्रस्तावना ये खत्म हो जाती है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? मेन चीज आ जाती है आपका प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि इसको प्रस्तुत किसने किया। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया प्रस्तुत किसने किया। दूसरा मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये कब प्रस्तुत किया। तीसरा मैंने ये भी बता दिया कब संशोधित किया, क्या क्या इसमें ऐड किए गए, क्या शब्दों को ऐड किया गया। अब इसके बाद इसमें 2 चीज और रह जाती है आपकी। पहली चीज ये आती है कि इससे संबंधित कुछ केसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेज हैं जिसमें ये डिसाइड किया गया कि ये संविधान का पार्ट है या नहीं है, ताकि इसमें जो संसद है हमारी पार्लियामेंट है वो संशोधन करने की शक्ति रखती है या नहीं रखती है। तथा दूसरी चीज इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। ठीक है, किसी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, किसी ने इसको राजनीतिक परिपत्र कहा है, राजनीतिक आइडेंटिटी कहा है, पहचान पत्र कहा है, किसी ने इसे आपका ऐसा पिलर कहा है जिसके ऊपर संविधान खड़ा है। ओके, तो हम ये चीज जानेंगे। पहली चीज जो हमें पता करनी है वो ये है कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जो कि इसमें डिसाइड किया गया कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, यदि इसमें एक सीक्वेंस आता है 4-5 केसेज हैं इसमें। यदि हम सही से देखें वैसे व्यक्ति ज्यादातर ये बताते हैं कि 2 केसेज हैं। 2 केसेज में एक में तो ये बता दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, और दूसरे में ये फिर अपना आपको एडिट किया गया, अपना आपको करेक्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि नहीं संविधान का भाग ये ऐसा कुछ भाग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें संसद परिवर्तन कर सकती है। मगर आगे प्रश्न आता है किस प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रियम्बल प्रस्तावना संबंधित वाद। ठीक है, सबसे फेमस वाद जो है वो है बेरुबारी का वाद। ठीक है दोस्तों, बेरुबारी वाद 1960। ये भी इंपॉर्टेंट है सन।
सन भी, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस आ जाता है पीसीएससी पर, यदि आप बात करते हो तो वहाँ पर सीक्वेंस आ जाता है कि बेरोजगारीवाद, ठीक है, केशव भारतीवाद, एलआईसीवाद, ठीक है, और मिनरवा मिल्सवाद। तो इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर आपको कंफ्यूजन होती है क्योंकि आपको वहां पर पता नहीं होता कि कौन से सन में कौन सा वाद आया था। तो आपको सन भी आपको याद करना चाहिए। इस वाद में क्या कहा गया? इस वाद में कहा कि भाई देखो, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। क्या है? प्रस्तावना संविधान, जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। यदि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो फिर संसद को शक्ति नहीं है कि उसमें वो परिवर्तन कर सके। यहाँ पर केस ही खत्म हो गया था, ठीक है। इसके बाद फिर जो संसद थी, जो पार्लियामेंट थी, वो अपना संशोधन लाती है, 24 संशोधन लाती है, और फिर मना करती है कि नहीं जी नहीं, आप नहीं हो सकते। फिर ज्यादा केस, दूसरा केस होता है फिर, ठीक है। यदि हम फिर दूसरा केस देखें तो हमारा एक केस आता है 1967 का केस, ठीक है। 1967 का केस आता है, गोलकनाथ का केस होता है, ठीक है। दूसरा केस कौन सा होता है? 1967 का गोलकनाथ का केस होता है, गोलकनाथवाद होता है, ठीक है। गोलकनाथवाद किसके खिलाफ होता है? गोलकनाथ होता है वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है दोस्तों। स्टेट ऑफ पंजाब के खिलाफ ये वाद था, ठीक है। इसमें कहता है कि जो क्या कहता है इसमें कहता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा वाद आता है, इंपॉर्टेंट वाद आता है, क्या? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कब आए? ये आया सर 24 अप्रैल। बिल्कुल डेट याद करनी है। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारतीवाद एक ऐसा वाद है जिसने एक प्रिंसिपल दिया था। कौन सा प्रिंसिपल दिया था? बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया था। कौन सा प्रिंसिपल दिया था? बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल जो है वो हमारे संविधान में, हमारे न्यायपालिका द्वारा दिया गया एक स्पेशल फीचर है, ठीक है। इसने संविधान की पूर्ण रूप से व्याख्या बदल दी, ठीक है, और संसद को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया, उसकी शक्ति को एक बैलेंस में क्रिएट कर लिया, कह सकते हो आप। ओके, तो केशवानंद भारती को हमें बहुत जरूरी याद करने की जरूरत है। ये कब लागू हुआ? इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए। 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला लागू हुआ था, ठीक है, आया था। इसमें क्या आ गया था? इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों, कि प्रस्तावना जो है वो हमारा संविधान का भाग है, ठीक है। मना नहीं किया गया, उसने कहा नहीं भाई, आप संविधान का पार्ट जो है, प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग है, और जो संसद है वो उसमें परिवर्तन भी कर सकती है, मगर ये एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल के तहत, ठीक है। ये कैसा है? ये बेसिक स्ट्रक्चर के तहत एक पार्ट है, जिसका मतलब ये है कि आप इसमें परिवर्तन तो कर सकते हो, मगर आप इसमें निगेटिव चेंज नहीं कर सकते, आप इसमें पॉजिटिव ही चेंज कर सकते हो। जिसके तहत हम देखते हैं कि इसी के आधार पर एक संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट था, कौन सा? 42वां। कब आया था? ये 1976 में आया था, ठीक है। क्या करा गया था? इसमें प्रीएम्बल को चेंज किया गया था, ठीक है। प्रीएम्बल को चेंज कैसे किया गया था? उससे कम नहीं किया गया है, निगेटिव चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि जो भी पार्ट मेरे अंदर हैं उसे आप नेगेटिव चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज इज परमिसिबल, चेंजेबल है, ठीक है, बट कैसा चेंजेबल? पॉजिटिव, ठीक है, एंड नॉट निगेटिव, ओके। निगेटिव चेंज नहीं कर सकते इसमें, सिर्फ पॉजिटिव चेंज कर सकते हो। तो पॉजिटिव चेंज का मतलब आप इसमें शब्दों को ऐड कर सकते हो, जिसके तहत शब्दों को ऐड करा गया, जिसमें क्या क्या ऐड किया गया था? समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, और लास्ट में था अखंडता, और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था, 3 शब्दों को जोड़ा गया था, यानी ठीक है 3 चीजों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था।
तो इसके तहत हम देख सकते हैं कि प्रीएम्बल को कब चेंज किया गया, कौन से वाद के बाद चेंज किया गया, किस तरीके से चेंज परमिसेबल है, किस तरीके से चेंज परमिसेबल नहीं है, निगेटिव चेंज यानी इसे कम नहीं किया जा सकता। ओके, और इसके बाद ये जो वाद थे यहाँ पर होते हैं। इसके बाद और वाद हुए, फिर 1973 में जो वाद था उसके बाद फिर से वाद हुआ। फिर से वाद की हम बात करें तो 1973 के बाद एक वाद आता है 1994 का बॉम्बे वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और पंथ निरपेक्ष जो है वो उसका मूल लक्षण है। ठीक है, फिर इसके बाद तो नॉर्मली चाहे वो स्टेट, नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर 1 2 3 हो गए, चौथा वाद था बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें तो नॉर्मली कहा कि संविधान इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपका जो सेक्युलरिज्म इज आल्सो ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई इसमें मना नहीं किया गया, कैसे भारतीय के बाद कभी मना नहीं किया गया कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, बट दिस इज ए पार्ट आल्सो, दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को तो आप हिला भी नहीं सकते, वो तो बेसिक है, वो तो आप खत्म ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आपका जो पांचवा है, पांचवा के ये कब आया था, ये दोस्तों आया था 1994 में। ये आपको डेट स्पेशली लिखा रहा हूँ मैं ईयर, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था सीक्वेंस में कर दूँ। ठीक है, लास्ट में आता LIC वाद। ठीक है, LIC केस आया था 1995 में। इसमें भी ये किया गया था कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद आप यदि देखें तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जो हम देखते हैं कि प्रस्तावना को किसी ने क्या बोला है, किसी ने इसको संविधान की आत्मा बोला है। ये प्रश्न आते हैं कि किस व्यक्ति ने इसको संविधान की आत्मा बोला है। किसी ने इसको बोला है कि राजनीतिक एक राजनीतिक परिचय पत्र है, किसी ने इसको एक खाली इंट्रोडक्शन लेटर कहा है। ठीक है, तो किसने इसको क्या कहा है, तो इसमें 2-3 नाम आते हैं, बस 2-3 नाम से ज्यादा नाम नहीं आते। पहला नाम जो फेमस नाम आता है वह आता है हमारा KM मुंशी का। ठीक है दोस्तों, मुंशी थे, हमारे संविधान सभा के मेंबर थे KM मुंशी। ओके, KM मुंशी ने क्या कहा है इसके बारे में, तो KM मुंशी की भी बात करें तो इसे KM मुंशी ने राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। क्या कहा है, राजनीतिक जन्म पत्रिका है। ओके, दूसरा नाम आता है इसका हमारे यहाँ पर, दूसरा नाम आता है आपका पालकी वाला। ठीक है, पूरा नाम है इनका NA पालकी वाला, NA पालकी वाला। इसने क्या कहा है प्रस्तावना को, इसने कहा है कि प्रस्तावना एक क्या है, परिचय पत्र है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना क्या है, एक परिचय पत्र है। ठीक है, तीसरा नाम आता है जो कि इंपॉर्टेंट नाम है, वो आता है आपका जो सुभाष कश्यप। ठीक है, सुभाष कश्यप यहाँ पर आता है, सुभाष कश्यप। इसमें एक और नाम कश्यप, इसमें संविधान और प्रस्तावना क्या कहा है, इसमें कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा। ठीक है, लास्ट है, मैं लास्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक लास्ट नाम और आता है इसमें। ठीक है, इसमें जो लास्ट नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कहते हैं कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना जो है वह संविधान की आत्मा भी है, संविधान की वो कुंजी भी है, संविधान का वो आभूषण भी है। ठीक है, उचित स्थान है, ये एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, ये किसने कहा है, ये कहा है पंडित ठाकुर दास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग भी है। ठीक है, क्या कहा है, संविधान की आत्मा भी है। ठीक है, आभूषण भी है, आभूषण भी है। ठीक है, और क्या कहा है, संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण,
ठीक है, संविधान की एक कुंजी भी है, ठीक है, और एक उचित स्थान है जहां यदि कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसको देख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा प्रस्तावना से संबंधित आज चैप्टर क्लोज होता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पर लेके डी लेवल से और ए लेवल तक कोई सा भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया जो कि प्रस्तावना में आपका आए और आप इस क्लास से उसे सोल्व ना कर पाओ। एक स्टार्टिंग की प्रस्तावना कब प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, प्रस्तावना में बाद में जो केस चले कि इसे संशोधित किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, वो कौन कौन से केस चले। ठीक है, चाहे वो बेरोजगारी वाद हो, चाहे वो कैसन भारती हो, चाहे वो आपका LIC वाद हो। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी और वाद थे आपके वो वाद हो, सारे वाद डिसाइड हो गए। जब वाद हो गया तो सभी प्रस्तावना संशोधन भी किया गया। कितनी बार संशोधन हुआ, केवल एक बार संशोधन हुआ, किसके तहत हुआ, क्या क्या चीज इसमें जोड़ी गई। ठीक है, तो ये सब का सब उसमें ऐड कर दिया गया। लास्ट में क्वेश्चन आता है, ये एक्स्ट्रा कोई नहीं करवाता, कि किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को क्या कहा है। ठीक है, के मुंशी ने प्रस्तावना को एक राजनीतिक परिचय पत्र कहा है। ठीक है, दूसरा आता है आपका हमारा पालकी वाला ने एक परिचय पत्र कहा, खाली एक परिचय पत्र कहा है। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा जो ठाकुरदास भार्गव है, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी और संविधान का आपका आभूषण कहा है। इसके अलावा हमारे एक आते हैं सुभाष कश्यप जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको कंप्लीट होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।